What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 12 of our GNG 2.0 और आज इकोनॉमिक्स में हम लोग शुरू करेंगे गवर्नमेंट बजट। इसके बाद मैक्रो में बच्चों हमारे पास 3 चैप्टर्स बचेंगे 7, 8, 9 एंड इसी वीक में मैं आपको ये भी पूरे कराऊंगा तो हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, फिर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग सब कुछ करते जा रहे हैं। बिजनेस स्टडीज ऑलमोस्ट पार्ट 1 डन है, अकाउंट्स में पार्टनरशिप ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और ये वीक और नेक्स्ट लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे 21 दिन में आपका पूरा ही सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो डे 12 हो चुका है, 8-9 दिन बचे हैं, फोड़ेंगे। जाओ अटेंडेंस लगाओ, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज जो चैप्टर बच्चों शुरू करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है? तो देखो गवर्नमेंट बजट बच्चों क्या होता है, जो सरकार अपना बजट बनाती है, सरकार अपना हिसाब किताब बनाती है कि आने वाले साल में कितना हम खर्चा करेंगे, कितना हम लोगों को इनकम होगी। तो जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना बजट बनाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस यूनियन बजट है। यूनियन बजट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। तो जब मोदी जी अपना हिसाब किताब बनाएंगे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, कितना पैसा कमाएगी, तो इस सब हिसाब किताब को जिस स्टेटमेंट में लिखेंगे उसको बजट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। ये क्या दिखाता है? आइटम वाइज एस्टिमेट्स दिखाता है। किसके? रिसिप्ट्स के और एक्सपेंडिचर्स के, यानी पैसा आ रहा है और खर्चा हो रहा है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब बेटा जो 1 अप्रैल पे शुरू होगा, 31 मार्च पे खत्म होगा। अब बजट क्यों बनाया जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के? तो सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो उसके माइंड में 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला सोशल वेलफेयर भी हो जाए, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रीएलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों ही मोटिव पूरे हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए, सोशल वेलफेयर भी हो जाए। तो सरकार क्या करती है, सोशल वेलफेयर के लिए सब्सिडीज देती है अच्छी चीज़ों पे, कि आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओगे उस पर सब्सिडीज देंगे, प्रोडक्शन करोगे सब्सिडीज देंगे। लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर हैवी टैक्सेस लगा देती है। जैसे सिगरेट्स हो गए, अल्कोहल हो गए, इन पे हैवी टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर इन पे हम हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है, दूसरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा आसानी से, तो सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। तो मोटिव दोनों चीजों का है। क्या है? गवर्नमेंट एम टू रिएलोकेट रिसोर्सेज अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। ठीक हो गया बच्चों। दूसरा क्या आता है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारे देश में इनइक्वालिटीज हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उन इनइक्वालिटीज को कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है कि भैया रिच और पुअर में जो डिफरेंस है उसको कम करना है। कैसे करेंगे? अमीरों पे टैक्स लगाओ, लिवाइंग टैक्सेस ऑन द रिच, और गरीबों को सब्सिडीज दो, सब्सिडीज दे दो गरीबों को। तो इससे क्या होगा, अमीर पे टैक्स लगेगा तो इनकम कम होगी, गरीब को सब्सिडीज मिलेगी तो उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम होगा। देखो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू बजटरी पॉलिसी। Government aims to influence the distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. Next होता है बच्चों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखती है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन चल रहा है का मतलब हर चीज़ के प्राइजेस हाई हैं। अब इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ओवरऑल ज़्यादा हो रही होती है, कि डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है, तो महंगाई होती चली जाती है। तो उस केस में सरकार प्रयास करती है कि और मनी सप्लाई इकोनॉमी में ना जाए। भाई लोग ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब मनी सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत हाई है। अभी और अगर सरकार पैसा पहुंचा देगी इकोनॉमी में फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई ना जाए इकोनॉमी में, हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करके चलें। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा नहीं करती। तो अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर से लोगों तक और पैसा पहुंच जाएगा। तो उससे क्या होगा? और डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा?
तो इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट खर्चे को कम कर देती है। और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का मतलब डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा पहुंचाने के लिए सरकार खर्चा करती है बच्चों, तो वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी सरकार बजट उस हिसाब से बनाती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जब गवर्नमेंट बच्चों बजट बनाएगी तो ये भी ध्यान रखेगी कि जितनी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जितनी पब्लिक कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे भी कितना खर्चा करना है, कहाँ करना है, वो भी बजट में ध्यान रखा जाता है। उसके बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, बजट इस तरीके से बनाया जाता है कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि कुछ रीजन्स में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ रीजन्स में कम खर्चा हो रहा है, तो कुछ रीजन की ज़्यादा ग्रोथ है, कुछ रीजन की कम ग्रोथ है, कोई स्टेट ज़्यादा ग्रो कर रही है, कोई स्टेट कम ग्रो कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इस गैप को भी कम किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई स्टेट बहुत आगे निकल जाए और कोई स्टेट बहुत पुअर रह जाए। भाई देश तो एक ही है, हर स्टेट का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इसका भी ध्यान रखती है जब बजट बनाती है कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं ये भी कम हो सके। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही बेटा कि इकोनॉमी ग्रो हो सके। इस तरीके से बजट बनाओ जिसमें आप प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे पाओ, प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर पाओ, फार्मर्स को हेल्प कर पाओ, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े, ग्रोथ हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीडीपी। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से बजट बनाना है कि ग्रोथ हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के। अब आ रहा है बच्चों बजट में क्या क्या आता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। बजट में दो चीजें हैं मेनली, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। सरकार कमाएगी तो कहां से कमाएगी, खर्च करेगी तो कहां पे खर्च करेगी। अब सबसे पहले हम रिसिप्ट्स पढ़ते हैं कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, यानी सरकार को पैसा जो आ रहा है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। सरकार ने आपका चालान काट दिया, रिसिप्ट है ना। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, गवर्नमेंट आपसे कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन, उस लाइसेंस की फीस लेगी, गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट है। तो सरकार के पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं कमाई करने के, बिल्कुल वो सब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स में आते हैं। क्या लिखा है, बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। अब देखो दो सोर्सेज हैं जो मेजरली, जिनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सोर्सेज हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। आ जाओ एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। बजट रिसिप्ट्स, ये दो तरीके की है बेटा, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं। सबसे पहले जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये रेकरिंग नेचर की होती है। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाले रिसिप्ट। जैसे सरकार को टैक्सेस मिलते रहते हैं, सरकार को फीस, फाइन्स, पेनल्टीज ये सब मिलती रहती हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिलती रहती हैं, तो रेकरिंग है, बार बार होती है। कैपिटल होती है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होने वाली। जैसे सरकार ने लोन लिया, अब लोन लिया तो है तो रिसिप्ट, वो भी पैसा तो आ ही रहा है वहां भी, है ना, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना गवर्नमेंट लोन लेती रहेगी, तो ये नॉन रेकरिंग रिसिप्ट में आ जाएगा। अब एक तो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग से आप पहचान सकते हो। एक तरीका और होता है कि रिसिप्ट्स का एक जनरल क्राइटेरिया होता है। वो क्या होता है जनरल क्राइटेरिया, कि कभी भी अगर आप रिसिप्ट, आपके पास पैसा आएगा तो या तो एसेट कम होगा, भाई या तो कुछ एसेट बेचा होगा तभी तो पैसा आएगा, या फिर लोन वोन लिया होगा, यानी लाइबिलिटी बढ़ी होगी। एसेट अगर कम हो रहा है यानी आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो, भाई मेरे पास फर्नीचर है, मैंने बेच दिया, पैसा आ जाएगा, रिसिप्ट। या फिर मैंने लोन ले लिया, तब भी रिसिप्ट। रेवेन्यू में ये दोनों ही नहीं होते। रेवेन्यू में क्या होगा हमेशा, नीदर नॉर। रेवेन्यू के साथ ध्यान रखना, नीदर नॉर, ना ही एसेट कम होगा ना ही लाइबिलिटी बढ़ेगा। कैपिटल में ईदर और, इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो एसेट कम होगा या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इन दोनों में से एक काम होगा बच्चों जरूर। ठीक है, अब रेवेन्यू में हम लोग दे लेते हैं, कुछ तो है टैक्स रिसिप्ट्स। भाई देखो गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिल रहा है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार का एसेट तो कोई भी कम नहीं हो रहा, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही। भाई सरकार की लाइबिलिटी थोड़ी ना है कि टैक्स आपको वापस करना है, कुछ भी नहीं।
तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ना ये, तो टैक्स तो हमारे पास रेवेन्यू हो गया। इसी तरीके से नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होती हैं। सर नॉन टैक्स कौन सी होगी? वही जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट अलग अलग चीज की फीस ले रही है, फाइन ले रही है आपसे, पेनल्टी लगा रही है, चालान वलान, है ना, ये सब बच्चों नॉन टैक्स में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले रही है, पासपोर्ट बनाने के चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, हर चीज पे चार्जेस ले रही है। तो वो भी तो गवर्नमेंट की ना एसेट कम करता ना लाइबिलिटी बढ़ाता, लेकिन रिसिप्ट तो है सरकार की, तो ये रेवेन्यू में आ जाएगी। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है बच्चों? कैपिटल में जैसे बोरोइंग, लोन लिया, देखो अगर बच्चों लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना। कैपिटल में इन दोनों में से एक काम होगा, है ना, या फिर रिकवरी ऑफ लोन, हमने कोई लोन दिया हुआ था वो वापस ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर कोई लोन दिया हुआ था, जो जिसको लोन दिया है वो हमारा डेटर है, यानी हमारा एसेट है, जिससे पैसा लेना है वो एसेट होता है। अगर हमने रिकवरी कर ली, वो वापस ले लिया लोन, तो पैसा तो आ गया लेकिन वो एसेट भी तो कम हो गया। तो बोरोइंग में लाइबिलिटी बढ़ती है, रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो जाता है। रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो जाता है क्योंकि हमने जो लोन दिया हुआ है जिसको, वो मेरा एसेट है। कम होगा या नहीं होगा? राइट। तो देखो हमारे पास ये चीजें आती हैं, रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसमें दोनों में से एक चीज तो होगी, फिर ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। एक पॉइंट अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कभी कभी ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन मतलब आपको वापस करना पड़ेगा, जैसे लोन लिया तो वापस करना पड़ेगा ना, इसमें ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये तो सरकार को मिलता है और खत्म। सरकार इसके बदले में आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करती। ठीक है, लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये बेसिक रिसिप्ट्स के बारे में है सब कुछ। ठीक है, डन सर। देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना लाइबिलिटी बनेगी ना ही कोई एसेट कम होगा। वही हो गया देखो, नीदर नॉर, है ना। और कैपिटल में क्या होगा? विच ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी बनेगी और रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर एसेट कम हो जाएंगे सरकार के। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स कौन सी है? जो टैक्स नहीं है, जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट कहाँ से लेती है सर? कहीं लोन बांटा हुआ है वहां से इंटरेस्ट आ रहा है ना। प्रॉफिट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रिसिप्ट्स है। डिविडेंड्स आ रहे हैं, फीस ले रही है अलग अलग जगह से, उसके साथ साथ फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा रही है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पे फाइन्स पेनल्टीज लग रही है। एस्चीट क्या होता है बच्चों? जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई लीगल एयर नहीं होता, यानी एक ऐसा इंसान जिसका अगला कोई वारिस नहीं है, कोई लीगल एयर नहीं है और उसकी ऐसी ही डेथ हो गई, उसने कोई विल भी नहीं करी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके कब्जे में आ जाएगी? गवर्नमेंट के। तो जिसकी कोई नहीं है तो अल्टीमेट उसकी प्रॉपर्टी सारी सरकार की, तो सरकार की रिसिप्ट है, उसको एस्चीट बोलते हैं। फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर होता है अगर कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया था, आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो कोर्ट उस पर आप पे पनिशमेंट लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा, वो जो पैसा रिसीव कर रहे हैं उसको फॉरफीचर बोलते हैं। गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है बेटा कि अगर गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, तो सरकार उस पर आपसे स्पेशल असेसमेंट ले लेता है कि हमने डेवलपमेंट करा तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ी, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए। गवर्नमेंट उसको स्पेशल असेसमेंट बोल के रिसिप्ट कंसिडर करती है। देखो ये सब नॉन टैक्स है, टैक्स नहीं है, लेकिन है तो रेवेन्यू ही ना, बार बार सरकार को होती है। दूसरी बात, इनमें से किसी से भी ना तो सरकार का एसेट कम हो रहा ना लाइबिलिटी बढ़ रही, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे। राइट। अच्छा, अब टैक्स में कौन कौन सी होती है जो सरकार टैक्स लेती है? टैक्स दो तरीके के बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आ जाओ जरा, टैक्स कितने तरीके के? दो तरीके के। एक है डीटी यानी डायरेक्ट टैक्स, एक है आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों बर्डन। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, बर्डन वाला पॉइंट समझाने से पहले मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। जीएसटी, इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अब सोचो बच्चों, अगर मेरा इनकम टैक्स है तो वो इनकम टैक्स मुझे ही भरना है, मेरा इनकम टैक्स कोई और नहीं भरेगा। तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा, मुझे ही भरना है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मेरा जीएसटी है तो मैं जो भी माल बेच रहा हूं उसके बिल में जोड़ देता हूं जीएसटी को, कि भैया आपको मेरे माल का भी पैसा देना है और आपको जीएसटी का भी पैसा देना है। तो अल्टीमेटली क्या, मैंने जीएसटी कस्टमर से रिकवर कर लिया, बर्डन शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाए कस्टमर पे,
वो इनडायरेक्ट, जो ना हो वो डायरेक्ट। एग्जाम्पल बच्चों ये हो गए। उसके बाद इम्पोजिशन किस पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स बच्चों गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ये इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है। ठीक है बच्चों। नेचर डायरेक्ट टैक्स का प्रोग्रेसिव होता है, यानी आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बच्चों प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये कम ज्यादा हो सकता है, भाई ज्यादा सामान खरीदोगे ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम खरीदोगे कम खर्चा करोगे तो कम भरना पड़ेगा। उसके बाद कवरेज, इसका बेटा लिमिटेड कवरेज है, क्योंकि इनकम टैक्स सब लोग नहीं भरते। हमारे देश में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई टैक्स भी नहीं है। इनकम मतलब फाइनल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, कोई टैक्स भी नहीं है। और ये वाइड कवरेज है, इनडायरेक्ट टैक्स सब भर रहे हैं। आप 2 रुपए की टॉफी खरीदो, वो भी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, उसमें भी आपने टैक्स भरा सरकार को। तो कहीं ना कहीं ये तो सब दे रहे हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सब नहीं दे रहे। समझे क्या? ये बाबू हमारे पास दोनों प्रकार के टैक्सेस का मेन डिफरेंस होता है। देखो ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक डिफरेंस लिखा हुआ है। टैक्स क्या है? जो सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से रिसिप्ट हुआ। नॉन टैक्स क्या है? जो टैक्सेस से नहीं हुआ। इसके बाद टैक्सेस कंपलसरी है, जनता को देने ही पड़ते हैं। नॉन टैक्स कंपलसरी नहीं होते, तभी होते हैं ये चीज तभी देनी है जब आप गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज लोगे। भाई मैं नहीं बनवाता पासपोर्ट तो मुझे नहीं भरने उसके चार्जेस, बनवाऊंगा तो भरने पड़ेंगे। उसके बाद टैक्स के बदले में आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, इनके बदले में आपको कभी ना कभी बेनिफिट मिलता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गए बच्चों, सही है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स देखो। कैपिटल रिसिप्ट्स में देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? ईदर दिस और दिस, यानी कि या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा। तो देखो जैसे सबसे पहले बोरोइंग्स, बोरोइंग से क्या होगा? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी। बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे क्रिएट लाइबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होता है कि किसी को लोन दिए हुए थे वो रिकवर कर लिया, एसेट कम होगा। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज, वो रिकवर जब हम कर लेते हैं तो एसेट कम हो जाता है। इसके अलावा बेटा हमारी कुछ छोटी मोटी रिसिप्ट्स हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार की कोई इन्वेस्टमेंट है उसको बेच दिया, डिसइन्वेस्ट हो गया। जैसे सरकार का कोई एयरपोर्ट है उसको बेच दिया, कोई अल्टीमेटली इस तरीके की कंपनी है वो बेच दी, तो गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट कर देता है, तो पैसा आएगा लेकिन एसेट भी तो कम हो जाएंगे, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ शेयर्स और सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार के पास शेयर्स थे किसी अंडरटेकिंग के, वो सेल कर दी गवर्नमेंट ने। उसके अलावा स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग होता है बच्चों जैसे जनता छोटा छोटा पैसा पोस्ट ऑफिसेज में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो वो अल्टीमेटली क्यों जमा करती है कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये पैसा 5-6 साल बाद वापस आ जाएगा। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं जिसमें आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, मतलब जमा कर सकते हो, और कुछ साल बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलता है। वो तो एक बार तो गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो, लेकिन लाइबिलिटी भी तो राइज हो रही है ना सरकार की, सरकार को वापस देना है वो, राइट। तो ये भी हमारे पास स्मॉल सेविंग्स भी कैपिटल एसेट्स का पार्ट है। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों एक बार। रेवेन्यू ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा ना एसेट कम करेगा, कैपिटल दोनों में से एक काम करेगा। रेवेन्यू रेगुलर रेकरिंग होते हैं, कैपिटल इररेगुलर नॉन रेकरिंग होते हैं। रेवेन्यू में कोई एज ए फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता, कैपिटल में फ्यूचर ऑब्लिगेशन कभी कभी हो सकता है, जैसे बोरोइंग में। फिर एग्जाम्पल तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था। डन। डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस देखो, वही 1 2 3 4 पॉइंट है, मैंने 5 लिख दिए थे। डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? इंडिविजुअल कंपनीज पे। इनडायरेक्ट किस पे लगते हैं? गुड सर्विसेज पे। बर्डन डायरेक्ट का शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट का शिफ्ट हो जाता है। नेचर ये प्रोग्रेसिव, वो प्रोपोर्शनल। इसका लिमिटेड रीच, उसका वाइड रीच। डन। अब आ रहा है बच्चों गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। आ जाओ सर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंडिचर्स। इसी के बराबर में बना लूं, बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा ये भी। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है बच्चों? सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा। अब गवर्नमेंट के खर्चे भी 2 तरीके के हैं, ये भी, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
पहला पॉइंट फिर से सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होगा। रेकरिंग का मतलब बार बार होने वाला। कैपिटल नॉन रेकरिंग होगा, कभी कभी होने वाला होगा। तो जो खर्चा गवर्नमेंट का बार बार हो रहा है वो रेवेन्यू, जो कभी कभी हो रहा है वो कैपिटल। दूसरा बच्चों, एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है? या तो एसेट बन रहा है या लाइबिलिटी कम हो रही है। भाई अगर गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है तो या तो गवर्नमेंट कोई संपत्ति बना रही है, कोई बिल्डिंग खरीद रही है, हॉस्पिटल खरीद रही है, कुछ ऐसा बना रही है तो एसेट बन रहा है, या फिर अपना लोन वोन चुका रही है, जेब से पैसा तब जाएगा तो लाइबिलिटी कम हो रही है ना। रेवेन्यू बोलता है दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो एसेट बढ़ रहा ना लाइबिलिटी कम हो रही। और कैपिटल बोलता है दोनों में से कोई एक चीज तो होगी, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी, दोनों में से एक चीज तो होने वाली है बच्चों। अच्छा, क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, है ना। गवर्नमेंट ने अगर सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉइज की, भाई सरकारी विभाग में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भरनी है ना, तो सरकार ने अगर सैलरी बढ़ी तो कोई एसेट तो बढ़ा नहीं, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हुई। भाई वो तो खर्चा है, करना है तो करना है, कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना कम हुई, लोन वोन थोड़ी चुकाया, ये हो गया। या फिर ऑफिसेस का रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, खर्चे होते हैं ऑफिसेस वगैरह चलाने में, ये सारे खर्चे सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल में क्या आप बोल सकते हैं? गवर्नमेंट ने कोई एसेट खरीदा, कोई परचेज ऑफ एसेट, कोई बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीदी, सरकार इतनी सारी संपत्तियां खरीदती है तो परचेज ऑफ एसेट। या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, कोई पुराना लोन था बच्चों वो चुकाया, तो देखो एसेट खरीदने से एसेट बढ़ा, लोन चुकाने से लाइबिलिटी कम हुई। इधर और दोनों में से एक काम तो हो ही रहा है। ये बच्चों हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी दिलवा दूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट। देखो एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड इतना खर्चा होने वाला है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? दोज एक्सपेंडिचर ना तो एसेट बनेगा ना लाइबिलिटी कम होगी, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चे, डिफेंस पे खर्चे, हेल्थ पे खर्चे, ये सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। कैपिटल क्या है? जिससे या तो एसेट बनेगा या लाइबिलिटी कम होगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो पैसा गया, एसेट भी तो बन गया कि हाँ हमने इन्हें लोन दिया हुआ है, खर्चा करा मशीन वगैरह खरीदने पे, एसेट बन गया बच्चों, राइट। डिफरेंस देखो दोनों का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो एसेट क्रिएट करता ना ही लाइबिलिटी कम करता, कैपिटल दोनों में से एक चीज तो करेगा। ये गवर्नमेंट की नॉर्मल रनिंग में यूज होते हैं, नॉर्मल रनिंग यानी सरकार को अपने विभाग चलाने हैं, उनमें खर्चे करने पड़ते हैं, ये एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए होते हैं। ये बच्चों रेकरिंग, ये नॉन रेकरिंग। फिर एग्जाम्पल लिख देना। डन हो गया, परफेक्ट सर। इसके बाद बेटा कितने प्रकार का बजट हो सकता है? 3 प्रकार का बजट हो सकता है। बैलेंस्ड कब होता है? जब जितना खर्चा करा उतना ही कमा लिया, यानी गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स बराबर बराबर, उसको बैलेंस बोलते हैं। सरप्लस कब हो सकता है? जब कमाई ज्यादा खर्चे कम, गवर्नमेंट ने बोला हम कमाएंगे ज्यादा खर्च कम करेंगे, सरप्लस हो गया। डेफिसिट कब होता है? खर्चा ज्यादा कमाई कम, इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, परफेक्ट। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हमारे पास आ रहा है कि बेसिकली डेफिसिट बोलते किसको हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक बच्चों हम कल करेंगे, पहले आप यहां तक इसको स्ट्रॉन्ग करो। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि बजट क्या होता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो जाते हैं। बजट के कंपोनेंट्स में हमने मेनली क्या क्या पढ़ा कि भैया रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट पढ़े। फिर बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर्स में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, ये भी अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट बचता है डेफिसिट कितने होते हैं। ये जो हमने अभी डेफिसिट बजट पढ़ा ना, तो यही पूछता है कि बजटरी डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं। देखो पहले तो डेफिसिट का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। डेफिसिट का तो मतलब ही ये होता है कि खर्चा ज्यादा है।
तो ये डेफिसिट भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आ जाओ खत्म ही कर देते हैं, क्या कल पे लेके जाना, जो चीज़ आज खत्म होती है आज ही निपटा देते हैं। चलो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। देखो डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 तरीके की चीजें दिखाई भाई, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखें ना, कि गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखूं मैं, ये ज्यादा है किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। यानी सिर्फ रेवेन्यू वाला देखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 400 रुपए का है, 400 करोड़ का, और रेवेन्यू रिसिप्ट है 250 करोड़, तो 150 करोड़ का जो डेफिसिट आया, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? माइनस करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा दो, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ रेवेन्यू वाला एलिमेंट लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा दो, इसको रेवेन्यू डेफिसिट बोल देते हैं। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलेंगे सर? टोटल को, सब कुछ ले लो, सरकार का टोटल खर्चा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। बस ये ध्यान रखना बच्चों, रिसिप्ट में एक्सक्लूड कर देना बोरोइंग को, बोरोइंग नहीं लेना। सर बोरोइंग क्यों नहीं लेना? बेटा ये तो एक तरीके से हमने कर्जा लिया है ना, ये हमारी कमाई थोड़ी ना है, ये तो हमने कर्जा लिया, तो ये हम यहां पे कंसिडर नहीं करते। तो फिस्कल में क्या लेंगे? टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़ के? बोरोइंग्स को छोड़ के। और प्राइमरी क्या होता है सर? प्राइमरी होता है बच्चों फिस्कल में से, यानी कि जो गवर्नमेंट टोटल उसका डेफिसिट हो रहा है। अब देखो बच्चों, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही होता है कि सरकार टोटल इतना ज्यादा खर्च कर चुकी है कि उसकी कमाई से काम ही नहीं बन रहा, तो फिर सरकार क्या करे, कहां से उसको पूरा करे? तो बच्चों फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के 2 तरीके होते हैं, या तो सरकार लोन ले, क्योंकि हमने यहां पे बोरोइंग कंसिडर नहीं करा, तो या तो बोरोइंग कर ले, लोन ले ले, या फिर नए नोट छाप ले, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब नए नोट छापना एक चैलेंज होता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होता है बहुत ज्यादा, तो जल्दी से नए नोट ना छाप के गवर्नमेंट बोरो ही करता है। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट भी यही करता है। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन या ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कितनी टोटल बोरोइंग होने वाली है। फिस्कल डेफिसिट तो यही करता है कि गवर्नमेंट की टोटल कितनी बोरोइंग होने वाली है। ठीक हो गया? अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने जितना बोरो करा, अगर मुझे यह जानना है कि गवर्नमेंट इस बोरोइंग से इंटरेस्ट से अलग कितने खर्चे करेगा। सपोज गवर्नमेंट ने बोरो करा 500 करोड़, ठीक है, और इंटरेस्ट है 400 करोड़, तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या ये 100 करोड़ इंटरेस्ट से अलग खर्च होंगे? तो प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाता है कि सरकार कितना बोरो कर रहा है इंटरेस्ट से अलग खर्च करने के लिए। तो इंटरेस्ट से अलग खर्च करने के लिए जो बैलेंस आता है वो पैसा निकलता है। सपोज 500 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है, यानी बोरोइंग है, और 500 करोड़ का ही इंटरेस्ट है, 500 करोड़ का ही मुझे इंटरेस्ट चुकाना है, तो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाएगा ना। तो 0 का मतलब क्या है कि जितना भी बोरो करा उससे अलग तो कोई खर्चा होना ही नहीं, तभी तो 0 आया। तो इंटरेस्ट की वजह से बोरो करा हमने। तो कभी भी बच्चों अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो सब कहां जाएंगी? इंटरेस्ट को पे करने में जाएंगी। तो अगर बोरोइंग्स और इंटरेस्ट बराबर हो गया तो प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाएगा। ये हमारा पूरा चैप्टर है। लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट देखो। बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब है? बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा ज्यादा है, ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, जब गवर्नमेंट खर्च कर रही है मोर देन इट कलेक्ट्स, इसको बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा? बजट डेफिसिट 3 तरीके का होगा, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी।
ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, सही है जी। अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं बेटा, क्या क्या समझ में आ रहा है इसको देख के, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि सरकार के नॉर्मल खर्चे भी निकल नहीं रहे, सरकार इतना भी नहीं कमा पा रहा कि उसके नॉर्मल खर्चे निकल जाएं। तो ये दिखा रहा है कि सरकार की इनएबिलिटी है टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब लोगों के अगर खर्चे नहीं निकलते तो लोग क्या करते, अपनी सेविंग्स यूज करते हैं, सरकार भी यही करेगी। तो ये दिखा रहा है कि सरकार डिस सेविंग कर रही है। डिस सेविंग का मतलब गवर्नमेंट सेविंग को यूज कर रही है अपने खर्चे निकालने के लिए। अब बच्चों और क्या दिखाएगा ये, और ये दिखाएगा बच्चों कि सरकार को ये खर्चा करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट से तो काम हो नहीं रहा, तो ये कहां से होगा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। सर क्यों इन्फ्लेशन होता है, भाई देखो फिर से तुम अगर अल्टीमेटली बोरो करोगे तो कहीं ना कहीं एक तो बर्डन होगा, कहीं ना कहीं जिससे भी बोरो करोगे उसकी तरफ तुम्हारी लाइबिलिटी, तो बर्डन तो होने ही वाला है। और बर्डन होने के साथ साथ बच्चों इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी तो बढ़ता है ना। अगर तुम बोरो करते हो तुम्हें प्रिंसिपल भी वापस करना है, तुम्हें इंटरेस्ट भी वापस करना है, और उस खर्चे को भी तुम इकोनॉमी में ही करने वाले हो। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई तो बढ़ना ही है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। तो इससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस भी बनते हैं, राइट। और फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है बर्डन बढ़ता है, तो ये तो है ही बच्चों। तो सारे इम्प्लीकेशंस एक बार जरूर नजर दौड़ा लेना, ठीक है। छठा क्या बोल रहा है कि अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट हाई होता है तो सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई तुमसे चल नहीं रहा, कुछ भी काम हो नहीं रहा। तो वार्निंग है, या तो खर्चा कम कर लो या इनकम बढ़ा लो, तभी सब ठीक होगा। ओके, तो ये तो था सब रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। इसको ठीक कैसे करा जाए, या तो भैया खर्चा कम कर लो, एक्सपेंडिचर कम कर लो, या रेवेन्यू बढ़ा लो, इनकम बढ़ा लो, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल में मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। सरकार ने अपनी सारी कमाई देख ली, सब कुछ जोड़ लिया, कहां कहां से पैसा आ सकता है, लोन को छोड़ दिया अभी कि लोन को छोड़ दो, देख लिया कहां कहां से पैसा आ सकता है, सब जोड़ लिया, रेवेन्यू के सोर्स, कैपिटल के सोर्स सब जोड़ लिए, तब भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। 1000 करोड़ का खर्चा है, कमाई 700 करोड़ है, 300 करोड़ का क्या करें, लोन लो भाई। तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स के ही बराबर होता है बच्चों, राइट। देखो लिखा हुआ है टोटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं लेनी, ठीक है। इसका मतलब हमें कौन सी रिसिप्ट्स लेनी है, नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है बच्चों जो कर्जा ना हो, जो डेट ना हो, ओके। तो देखो लिखा हुआ है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड ऑल द रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स, ठीक है, परफेक्ट हो गया बच्चों। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, फिस्कल डेफिसिट के क्या इंप्लीकेशंस है। नंबर 1 डेट ट्रैप। भाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही ये है कि आपका खर्चा ज्यादा है तो आप कर्जा ही ले सकते हो। अब कर्जा लोगे तो अल्टीमेटली उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट फिर किससे पूरा होता है, बोरोइंग से, कैपिटल रिसिप्ट से। तो एक से दूसरा डेफिसिट, दूसरे से फिर पहला डेफिसिट, तो हम इसी में घूमते रहते हैं, डेट ट्रैप में फंस गए। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमें रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल तो करना ही है और इंटरेस्ट भी देना है, तो कहीं ना कहीं कर्जे पे कर्जा लेंगे ना, ये सब चुकाने के लिए डेट ट्रैप हो जाएगा। इन्फ्लेशन फिर से, आरबीआई कहीं ना कहीं अगर कर्जा नहीं लेगा तो नए नोट छापेगा, नए नोट छापेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। फ्यूचर की ग्रोथ हैम्पर होती है बच्चों। सरकार जो भी कमाएगा, गवर्नमेंट तो ये सारा पैसा बस अपना लोन चुकाने में ही लगाती रहेगी, क्योंकि वो तो पहले चुकाना है। तो फिर देश की ग्रोथ कैसे होगी, देश पे अगर खर्चा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट सिर्फ लोन ही चुकाती रहेगी, तो आगे कैसे बढ़ेगा देश। तो देखो बहुत साफ लिखा हुआ है बोरोइंग से फिनेंशियल बर्डन बढ़ता है फ्यूचर जनरेशंस पे, जिससे ग्रोथ नहीं होती, और हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे हर डिसीजन में इंटरफेयर करेंगे, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। भाई जिससे तुमने लोन लिया हुआ है वो तो हर चीज में इंटरफेयर करेगा, तुम्हें आगे थोड़ी ना बढ़ने देगा। तो फॉरेन डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाता है बच्चों। परफेक्ट, ये इसके इंप्लीकेशंस हैं, अच्छे से याद कर लेना। डेट ट्रैप, इन्फ्लेशन, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ और फॉरेन डिपेंडेंस।
इसके बाद बच्चों फिस्कल डेफिसिट के क्या सोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया 2 सोर्सेज हैं, या तो बोरो करो या डेफिसिट फाइनेंसिंग, आरबीआई नए नोट छाप दे। इसके चक्कर में नहीं पड़ता आरबीआई, यूजुअली बोरोइंग्स के साथ ही जाते हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है, ये फॉर्मूलाज हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं है ये। चलो सर, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में एक डिफरेंस लिखा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये क्या दिखाता है, सरकार को कितना बोरो करना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि सरकार इनेबल है, या ये वार्निंग सिग्नल है सरकार के लिए, ठीक है। प्राइमरी क्या होता है बच्चों, प्राइमरी होता है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। फिस्कल कितना है यानी बोरो कितना करूंगा, माइनस कर दो उसमें से पिछला इंटरेस्ट कितना देना है, तो क्या निकल के आएगा कि इंटरेस्ट से हटके अलग खर्चे कितने हैं मेरे, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से अलग हम कहां कहां खर्चा करने वाले हैं। फिस्कल और प्राइमरी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट होता है। और जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि सरकार ने बोरो ही ब्याज के लिए करा है। जीरो कब आता है, अभी बताया ना मुझे, जीरो कब आता है, जब जितना बोरो करा उतना ही इंटरेस्ट है, जीरो आ जाएगा। परफेक्ट। अब एक डिफरेंस आ रहा है बच्चों प्राइमरी में और फिस्कल में। क्या होता है प्राइमरी, देखो डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड इंटरेस्ट। फिस्कल क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी क्या दिखाता है, कितनी बोरोइंग्स जो है गवर्नमेंट की स्पेंड होंगी अदर देन इंटरेस्ट पे, और ये क्या दिखाता है कितना गवर्नमेंट टोटल बोरो कर रहा है। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला, और इसी के साथ समाप्त, हमारा पूरा ही गवर्नमेंट बजट भी खत्म हो जाता है। अब हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6 10 11 12, हमारे बचे चैप्टर नंबर 7 8 9, पूरा का पूरा यूनिट एडीएएस का, उसको और कर देंगे और आपका मैक्रो इको पूरा ही रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम रिवाइज करते चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप उसके लिए प्रॉपर वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। परफेक्ट है ना बच्चों, वैसे मैं अभी भी काफ़ी डिटेल में ही करा रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप इतना भी करते हो तो बड़े आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं, कल रिटायरमेंट शुरू करेंगे अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में भी एक नया चैप्टर करेंगे और यहाँ भी नया चैप्टर करेंगे। तो डे 13 इज गोइंग टू बी अमेजिंग। Thank you so much. Keep growing, keep glowing, and keep smiling.